नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है रेस 2020 का, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2020 के शुरुआत में होने हैं दिल्ली के विधानसभा के चुनाव और इसकी तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, जनता कर रही है और हम भी तैयार हैं। दिल्ली की हर विधानसभा के साथ आपका मुंह टटोलने के लिए सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे कि वो कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो दौड़ रहे हैं टिकट की इस रेस में, और इन उम्मीदवारों में कौन उतर सकता है जनता की उम्मीदों पर खरा। जानने के लिए आइए शुरू करते हैं रेस 2020। तो रेस 2020 और रेस 2020 में बात हो रही है टिकट के संभावित उम्मीदवारों की, उन दावेदारों की जो टिकट की रेस लगा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बाबरपुर विधानसभा सीट की। उससे पहले तारुफ करा दे बेहद खास पैनल इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अनिल महेश्वरी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ददबल यादव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेस 2020 के लिए चूंकि सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और टोटल टीवी भी अपने इस चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है, और आज बारी है बाबरपुर विधानसभा सीट की। दिल्ली में सर्दियों के बीच में चुनावी राजनीति ने गर्माहट पैदा कर दी है। सूबे में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की जनता एक नई सरकार चुनने जा रही है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है और सभी उसका जवाब जानना चाहते हैं कि इस बार जनता किसे मौका देगी। क्या जनता केजरीवाल सरकार को फिर से मौका देने जा रही है या फिर इस बार विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इन चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के बीच और इन चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में है। और इस मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है बाबरपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है और यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में कई अहम मंत्रालयों का कामकाज देख रहे गोपाल राय। यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं जो कि 2015 में चुनाव लड़कर जीते थे। उन्होंने इस सीट से बीजेपी के 2 बार के सिटिंग एमएलए नरेश गौड़ को हराकर ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में डाली थी। नरेश गौड़ 2013 और 2008 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि इससे पहले 2013 में इस सीट बीजेपी के कब्जे में थी और यहाँ से विधायक थे नरेश गौड़। 2013 के चुनाव में भी यहाँ से गोपाल राय ने चुनाव लड़ा था, मगर वो तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि उससे पहले सीट अधिकतर कांग्रेस की झोली में ही रही है। ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और शीला दीक्षित के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में ब्राह्मण मुस्लिम कार्ड खेलकर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। बाबरपुर विधानसभा को 4 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें से वार्ड नंबर 48E, 49E, 50E और 51E शामिल है। जिनमें 2 वार्डों वार्ड नंबर 48E सुभाष मोहल्ला से रेखा त्यागी और वार्ड नंबर 49E करदमपुरी से आम के साजिद का कब्जा है, जबकि वार्ड नंबर 50E में बीजेपी की कुसुम तोमर और 51E से बीजेपी के सचिन शर्मा पार्षद हैं। इन चारों वार्डों में लोगों के बीच में चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहां टिकट की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। और इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच में टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची, जो कि हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। और इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में लोगों की राय ली। आपको बता दें कि टोटल टीवी अपने सटीक और हकीकत के करीब रहने वाले सर्वे के लिए जाना जाता है और इस सटीक होते सर्वे के पीछे टोटल टीवी की टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ टोटल टीवी पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस भरोसे को कायम रखें। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो आज हम रेस 2020 में बात कर रहे हैं बाबरपुर विधानसभा की सर्वे आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं बाबरपुर विधानसभा के उन संभावित उम्मीदवारों से जो दरअसल टिकट की रेस में दौड़ रहे हैं।
अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता और पार्टी के मुख्यालय में घूम रही हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल है टिकट की माथापच्ची का। किस सीट से कौन कितना आगे है टिकट की रेस में, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। और अब हम पहुंचे बाबरपुर विधानसभा सीट पर, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले गोपाल राय। गोपाल राय इस बार भी आम आदमी पार्टी से बाबरपुर विधानसभा से टिकट के अकेले दावेदार हैं। पार्टी में इनकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में गोपाल राय कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वहीं इस सीट पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा टिकट की रेस में हैं। हर्ष मल्होत्रा बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से ही पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा ईस्ट एमसीडी में मेयर के पद पर भी काबिज रहे हैं। उन्हें बीजेपी से विधानसभा चुनाव बाबरपुर के लिए टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं भीष्म शर्मा, जो टिकट की रेस में शामिल हैं। हालांकि भीष्म कांग्रेस की टिकट पर गोंडा विधानसभा से कई बार एमएलए रह चुके हैं, मगर पिछले दिनों वो बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें बाबरपुर से बीजेपी की टिकट का दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं देवेश भारद्वाज, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में हैं। देवेश 1988 से बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। पार्टी में समिति अध्यक्ष से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 2011 से लगातार बाबरपुर विधानसभा में BLA 1 का दायित्व संभाले हुए हैं। इनकी पत्नी चंदा शर्मा पूर्व पार्षद हैं और मुस्लिम बहुल्य करदमपुरी वार्ड से बीजेपी के खाते में जीत दर्ज कर चुकी हैं। बीजेपी में चौथे संभावित उम्मीदवार हैं संजय कौशिक, जो टिकट की रेस में हैं। संजय पार्टी में 2008 से सक्रिय हैं। कई अहम जिम्मेदारियां उठा चुके हैं संजय। 2018 से 2019 में पार्टी में विश्वासनगर विधानसभा में विस्तारक के रूप में काम किया। 2015 से 2017 तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वर्कर्स की कमेटी के चेयरमैन रहे। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस में 3 संभावित उम्मीदवार टिकट की रेस में दौड़ते नजर आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है कैलाश जैन का, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैलाश जैन बाबरपुर विधानसभा के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वे निगम पार्षद रह चुके हैं। 1990 में कैलाश कांग्रेस पार्टी में सक्रिय तौर पर जुड़े और इस वक्त विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में दूसरा नाम है अनिल वशिष्ठ का। अनिल वशिष्ठ निगम पार्षद रह चुके हैं। 1990 से ही पार्टी के सक्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2008 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। इस बार भी वो टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस में तीसरा नाम विनय शर्मा का है। विनय शर्मा कांग्रेस में काफी वक्त से सक्रिय है। 2003 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है। इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है। जनता ने किस पार्टी के किस संभावित उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, ये आपको देखने को मिलेगा टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और दरअसल बात हो रही है टिकट की रेस की। टिकट की रेस में कौन आगे है, कौन पीछे है, जनता से हमने जाना है। टोटल टीवी की टीम बाबरपुर विधानसभा के चारों वार्ड में गई है। मुस्लिम ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट मानी जाती है और वहाँ पर हमारी टीम गई और लोगों की नब्ज टटोली, उनसे उनकी राय जानी है और फिर वो राय बॉक्स में कैद हुई है। जैसे जैसे मतगणना होगी और नतीजे हमारे पास आएंगे, हम पार्टीवार आपको जानकारी देंगे कि कौन सा संभावित उम्मीदवार कितने पानी में है, इस टिकट की रेस में कितना आगे और कितना पीछे। लेकिन सुजीत जी, चूंकि बाबरपुर विधानसभा की सीट, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव 2020-15 में हमने देखा था, एक लहर थी, लेकिन 13 में जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में आती है और 28 सीटें जीतती है, उसमें बाबरपुर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जिसमें नरेश गौड़ एक बार फिर से वहां से जीत कर आते हैं। लेकिन अब नरेश गौड़ कहीं ना कहीं फ्रेम में नहीं है, लेकिन एक पोस्टरबाजी हो रही है नरेश गौड़ की भी, वीके शर्मा की भी, इस तरीके के काफ़ी लोग हैं जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो नाम
जनता बता रही है, जिन नामों पर हमने चर्चा की है, उन नामों के फ्रेम से, ये जो फ्रेम से गायब हैं कुछ लोग, क्या समीकरण बदल गया बाबरपुर का बीते 5 वर्षों में? देखिए, बाबरपुर का समीकरण अब पूरी तरह से बदला हुआ है। और नरेश गौड़ की जहाँ तक बात है, नरेश गौड़ वहाँ से सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो विधायक बने थे। 1993-98 में 2 बार लगातार जीते। उसके बाद 2003 में विनय शर्मा कांग्रेस से जीते, लेकिन फिर उसके बाद वापसी की नरेश गौड़ ने और लगातार 2008 और 2013 का चुनाव जीता। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से 2013 में आम आदमी पार्टी 28 जीती थी, तो उस समय याद होगा बीजेपी भी 32 सीट जीती थी और उसमें से नरेश गौड़ एक थे। तो नरेश गौड़ के जीतने की वजह एक और थी, क्योंकि गोपाल राय उस समय आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे होते थे अन्ना आंदोलन के समय, और कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय उसमें सबसे चर्चित थे। तो कह सकते हैं कि जब गोपाल राय वहाँ से बाबरपुर से चुनाव हारे तो सबको आश्चर्य हुआ कि गोपाल राय कैसे चुनाव हार गए। उसके पीछे था कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से जाकिर खान को टिकट दिया था, और जाकिर खान को टिकट का मतलब था 29 हज़ार से भी ज़्यादा वोट जाकिर खान ले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई थी, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी गोपाल राय तीसरे नंबर पर चले गए थे। और उस समय क्योंकि ये था कि कांग्रेस की इतनी हालत खराब नहीं मानी जा रही थी, जनता के बीच में था कि कुछ सीटें तो जीतेगी, तो वो परसेप्शन था, जिसकी वजह से वहाँ गोपाल राय के बजाय जो मुस्लिम वोटर्स थे वो ज़्यादातर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार भी था वहाँ पर। तो इस वजह से वहाँ गोपाल राय को 13 में हार का सामना करना पड़ा और नरेश गौड़ जीते थे। लेकिन 15 में जो है 15 में वो समीकरण काम नहीं आया, और लोगों को लग गया कि जब आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीत सकती है तो हो सकता है सरकार बनाए। और उस समय लहर चली तो उसमें जाकिर खान ही उम्मीदवार बने, लेकिन उनको मत जो है 10,000 के करीब मत मिले थे। तो उससे मान सकते हैं कि उनका वोट प्रतिशत घट गया और गोपाल राय का बढ़ गया, और नरेश गौड़ जरूर दूसरे नंबर पर रहे और जाकिर खान तीसरे नंबर पर चले गए। अब ये समीकरण वहाँ का पिछला रहा। अब जो नया समीकरण दिख रहा है उसमें आप देखेंगे तो नरेश गौड़ माना जा रहा है कि उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य, जो सेहत साथ देना चाहिए चुनाव के लिए, वो शायद उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसी वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में भी चर्चा है इस बात की। इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। तो पार्टी के जो नए चेहरे हैं, जिनको अभी तक कभी चुनाव लड़ने का वहाँ मौका नहीं मिला, क्योंकि नरेश गौड़ एक मजबूत चेहरा थे और 1993, 98 और फिर 2008 और 13 में लगातार 4 बार जीते, तो इसलिए दूसरे किसी को वहाँ मौका नहीं मिल पाया। अब जिनको मौका नहीं मिला, हर कोई वहाँ पर अपने भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भी बाबरपुर की विधानसभा में तमाम नए नए पोस्टर नजर आ रहे हैं, और उन नए नए पोस्टर में कई नए नए नाम भी उसके अंदर हैं। लेकिन फिर भी जिन नामों पर हमने ये चर्चा की है या करवाई है, या जो लोगों ने अपने नाम बताए, ददीबल जी, लग रहा है कि बाबरपुर विधानसभा का समीकरण कुछ बदला हुआ है, क्योंकि हम जिन नामों पर मंथन कर रहे हैं उनमें से कुछ नाम बाहरी भी एक तरीके से कहे जा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों का अगर हम मूल्यांकन करें तो लग रहा है कुछ समीकरण बदल रहा है पिछली बार से। एंटी इनकम्बेंसी भी अगर रहेगी तो भी देखना होगा, मुस्लिम ब्राह्मण बाहुल्य सीट है उस हिसाब से भी एंगल बैठाना होगा, और जो नरेश गौड़ के मन मुताबिक भी हो, ये भी एक एंगल अगर बीजेपी के हिस्से से सोचिए तो। देखिए, नरेश गौड़ को आप वहाँ चाहे वो चुनाव लड़ें या चुनाव ना लड़ें, नरेश गौड़ को आप बाबरपुर में माइनस करके नहीं चल सकते हैं। वो वहाँ एक ऐसे हैवी वेट हैं जो 1993 से जब से विधानसभा बनी है दिल्ली में, तब से लेकर और 2015 तक लगातार हर चुनाव में उन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है। और जो 2 चुनाव वो हारे हैं उसमें अगर आप देखें तो 2003 का चुनाव जो विनय शर्मा से वो हारे थे, वो सिर्फ और सिर्फ 963 वोटों का फासला था। तो वो चुनाव भी मतलब जिसको आप कहें कि बहुत बुरी तरह उनकी वो हार नहीं थी। उसमें ज़रूर ये था कि
वोट कटवा बहुत सारे थे जिनकी वजह से वोटों का विभाजन हुआ था, तो उसकी वजह से वो हारे ज़रूर, लेकिन कोई बहुत बुरी तरह नहीं हारे। तो वो रहा। 2013 में आप देखिए कि जब तमाम सारी जगहों पर दिल्ली में तमाम सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत रही थी और भाजपा हालांकि थी, मुकाबले में थी, लेकिन सत्ता से तो हासिल करने में भी नहीं रही, बहुत पीछे रही। तो उस समय भी लगभग 4500 वोटों के फासले से जो है रहा उनका, यहीं से उनका गड़बड़ होना शुरू हुआ। नरेश गौड़ जीते, लेकिन फासला घट गया उनका, लगभग 4500 के आसपास रह गया। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जीत जाते, जिस स्थिति में उस समय इनका आंदोलन था, और गोपाल राय मजबूत दिख भी रहे थे, लेकिन कई वोट कटवा थे। 11 कैंडिडेट लड़ रहे थे, और जिसमें बीएसपी 5000 वोट ले गई थी, 6000 के आसपास समाजवादी पार्टी ले गई थी, पीसीपी ने एक उम्मीदवार फुरकान को खड़ा किया था, वो 10,000 वोट ले गया था। तो इस तरह से वो जो हुआ, तो यहाँ पर गोपाल राय पिछड़ गए थे, जबकि गोपाल राय का जो पॉलिटिकल करियर था उस समय ये माना जा रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन नरेश गौड़ तब भी भारी पड़े इन पर और वो जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको माइनस नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा सुजीत जी कह रहे थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि फिर भी बाबरपुर विधानसभा में अगर हम अनिल जी जाएं तो वहां पर हम इन दिनों देख रहे हैं बहुत एक तरीके से पोस्टर चारों तरफ पटे हुए नजर आते हैं और अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। पोस्टर वहां पर कई पार्षद भी अब उस तरीके से लगा रहे हैं कि वो दावेदारी कर रहे हों। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं कि नरेश गौड़ का एक तरीके से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। नरेश गौड़ के खुद के भी पोस्टर वहां पर चस्पा हैं, उनके आशीर्वाद से भी कई पोस्टर वहां पर लगे हुए हैं। तो लग रहा है कि नरेश गौड़ का जो वजन बाबरपुर विधानसभा सीट पर रहा है, उन्हें नेग्लेक्ट कर पार्टी भी नहीं चल पाएगी। देखिए, आपने अभी यादव जी ने भी सही बात कही और सुजीत जी ने भी समझा आपको, और आपको इस क्षेत्र की जानकारी है। इस क्षेत्र में आप एक बात समझिए कि ये जो माइग्रेशन की पॉपुलेशन आई है दिल्ली के अंदर, इस क्षेत्र में वो माइग्रेशन आया है यूपी से। जो दिल्ली के क्षेत्र हरियाणा से मिलते हैं उनमें हरियाणा की तरफ से आया है, जिसे ट्रांस यमुना हम कहते हैं। इसके अंदर जो मेजॉरिटी माइग्रेशन की है वो बागपत, बड़ौत इस साइड से, या ईस्टर्न यूपी के कुछ लोग जो बाद में आए हैं। तो उसके अंदर जो एक दावेदारी बीजेपी की मजबूत रही है नरेश गौड़ की, और वो गोपाल राय भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। सुजीत जी ने सही कहा कि जो उस पार्टी के 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट नाम थे उनमें से एक नाम उनका है, गोपाल राय। तो उनका जो गोपाल राय साहब का, तो गोपाल राय का पिछले 5 साल का वहाँ का काम देखा जाएगा कि कैसा है। कि वो हालांकि ऐसे मंत्री रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई आरोप और बड़े वो कोई हाई प्रोफाइल मंत्री ना रह के भी उन्होंने अपना पार्टी में अपना स्थान बनाए रखा है। तो अब ये पार्टी किसको टिकट होती है, क्या होता है, लोग किसको चाहते हैं, और आज की जो स्थिति है उसके अंदर तो ये जो आप पार्टी के लिए एक लोगों में जो मतलब रुचि है उसको देखते हुए तो गोपाल राय की स्थिति तो अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अब उसके मुकाबले बीजेपी किस उम्मीदवार को अपने खड़ा करती है और वो मतलब कैसे आते हैं, वो बात इसमें है देखने की। ठीक है, तो ये तमाम एक तरीके से तस्वीर साफ हो रही है। बाबरपुर विधानसभा का जो मौजूदा समीकरण है वो आखिर है किस तरीके का, और अब जब टिकट की दौड़ शुरू हो गई है तो इस टिकट की दौड़ में तस्वीर आखिर बनेगी कैसे। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी के ओपिनियन पोल में संभावित उम्मीदवार, सबसे पहली जो लिस्ट है वो बीजेपी की है। बाबरपुर विधानसभा सीट देवेश भारद्वाज 60.41% के साथ पहले नंबर पर। दूसरा जो नाम है वो हर्ष मल्होत्रा का नाम है 24.239% के साथ। भीष्म शर्मा एक नाम निकलकर सामने आया है जो कि गोंडा से विधायक रहे,
कांग्रेस में, लेकिन अब जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो दावेदारी बाबरपुर विधानसभा सीट से 9.76% के साथ। चौथा जो नाम है वो नाम है संजय कौशिक का, 5.44% के साथ। संजय कौशिक बाबरपुर विधानसभा के अंदर बीजेपी के पसंदीदा लोगों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। सुजीत जी, 4 नाम हैं और इन चारों नामों में कम से कम ये कहा जा सकता है कि 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें बाहरी तो हैं लेकिन फिर भी पसंद किए जा रहे हैं बाबरपुर विधानसभा के अंदर। अगर बीजेपी दांव लगाती है उस दावेदारी में, भीष्म शर्मा भी एक नाम है, संजय कौशिक भी नाम है, हालांकि ये नाम तीसरे और चौथे नंबर पर। देखिए, जो बाहरी उम्मीदवारों की बात है, जैसे हर्ष मल्होत्रा का नाम भी है, रोहतास नगर चर्चा में है कि वो रोहतास नगर से भी ट्राई कर रहे हैं। भीष्म शर्मा का है, वो घोंडा से भी ट्राई, घोंडा उनकी मूल सीट रही है जब वो कांग्रेस में 2 बार एमएलए बने, तो उनके बारे में है कि वो घोंडा से ही अब बीजेपी में आए तो चाहेंगे, लेकिन ना बनने की सूरत में मान लीजिए घोंडा से टिकट नहीं बनती तो फिर वो उनके लिए बाबरपुर भी एक पसंदीदा सीट बन जाएगी। वही स्थिति हर्ष मल्होत्रा के साथ है, वो दोनों सीट पर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जता कर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो समीकरण बन रहा है वो आप देखेंगे कि नरेश गौड़ अगर इस सीट पर अगर उनकी सेहत और वो सब सही होती तो वो पहली पसंद होते सबकी, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। और तो देवेश भारद्वाज जो आजकल जब चुनाव का सीजन होता है तो अपना जाति और वो सब भी आदमी खुलकर बताने की कोशिश करता है, तो अब वो देवेश शर्मा भारद्वाज हैं, तो देवेश शर्मा भारद्वाज यहाँ पहली पसंद बनते हुए दिख रहे हैं। और कहा जाता है कि संघ से में ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और उनकी पत्नी निगम पार्षद रह चुकी हैं, तो अब देवेश शर्मा भारद्वाज यहाँ पर नंबर 1 बनते दिख रहे हैं। लेकिन हर्ष मल्होत्रा मेयर रहे हैं, 2 बार निगम पार्षद रहे हैं, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये पहलू जुड़ रहा है कि उस सीट पर उनकी भी दावेदारी दिख रही है 24.39% के साथ। लेकिन भीष्म शर्मा यहाँ पर कमजोर पड़ते दिख रहे हैं क्योंकि उनकी मूल सीट घोंडा रही है। अब वो इधर भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में टिकट के दावेदारों की संख्या ज़्यादा है, तो अब इसलिए कहा जा रहा है, जैसे साहिब सिंह वर्मा वहाँ से साहब सिंह चौहान लड़ते थे वहाँ से घोंडा से, तो साहब सिंह चौहान लड़ते थे तो जीते भी, भीष्म शर्मा को उन्होंने हराया भी। तो अब ये है कि अगर कोई नया चेहरा, जैसे अब साहब सिंह चौहान के परिवार के लोग भी वहाँ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। करावल नगर सीट को लेकर लगातार चर्चा में है। करावल नगर अगर कपिल मिश्रा नहीं लड़ते तो घोंडा पे उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। और अन्य भीष्म शर्मा बीजेपी में आ ही गए, तो इस वजह से बाबरपुर में जो आपका सवाल है कि कुछ बाहरी भी हैं, उसमें भीष्म शर्मा यहाँ पर भी वहाँ टिकट ना मिलने की सूरत पर यहाँ दावेदारी जताएंगे, इसलिए भीष्म शर्मा का भी यहाँ पर नाम है और वो तीसरे नंबर पर। और संजय कौशिक निगम पार्षद रहे हैं, वो भी अब दावेदारी जता रहे हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण सीट है, यहाँ पर ब्राह्मण चुनाव जीतते रहे। आप देखेंगे कि मुस्लिमों की आबादी है यहाँ पर, अच्छी खासी तादाद है उनकी सीट पर, लेकिन फिर भी हमेशा यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राह्मण ही, चाहे नरेश गौड़ जीते या विनय शर्मा जीते। अब जो है 2015 में समीकरण चेंज हुआ, अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ पर पहली बार गोपाल राय चुनाव जीते हैं, तो समीकरण तो बदला हुआ है यहाँ पर। अब देखना है बीजेपी किस नए चेहरे को यहाँ तवज्जो देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ मजबूत दावेदार के तौर पर गोपाल राय अभी वहाँ से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, पार्टी के संयोजक भी हैं, दिल्ली के संयोजक हैं। तो बीजेपी किसको जो है यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उतारती है। लेकिन जो हमारा सर्वे है, जो जनता के बीच में राय ली गई है, उसमें देवेश भारद्वाज सबसे आगे दिख रहे हैं। देवेश भारद्वाज सबसे आगे। लेकिन ददबल जी, चूंकि नरेश गौड़ का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन नरेश गौड़ के पोस्टर तो लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स के साथ में कुछ तस्वीरें ऐसी भी बाबरपुर विधानसभा के अंदर हैं जो
एक तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त है, इस तरीके की पोस्टरबाजी हो रही, चाहे वो संजय कौशिक के स्तर पर हो या भीष्म शर्मा भी इस तरीके की पोस्टरबाजी वहाँ पर कर रहे हैं, कुछ और भी नाम हैं। क्या लग रहा है कि ये पोस्टरबाजी असर करेगी या ये माहौल बनाएगी, या फिर कोई मजबूत दावेदार कुछ बाहर से भी हो सकता है? क्योंकि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 2-3 नाम ऐसे हैं जो एक तरीके से कहीं और भी दावेदारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, चाहे वो हर्ष मल्होत्रा हो, चाहे वो भीष्म शर्मा हो। देखिए अनूप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कई लोगों के पोस्टर लगे हैं और जिसमें कुछ नरेश गौड़ जी के समर्थन में लगे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स लगे हैं। जाहिर है एक पोस्टर तो एक नेता है वहाँ के, वो लिखते हैं बाबरपुर का मतलब मैं एक तरीके से बेटा हूँ, इस तरीके से करके बड़े विशालकाय पोस्टर लगे। ये पोस्टर के असर डालते हैं, मतलब ये समझना चाह रहे हैं कि जब चुनावी राजनीति में टिकटों की बात होती है तो क्या ये भी असर डालते हैं क्या पोस्टर? देखिए ये जो पोस्टर हैं ये पार्टी पे कभी असर नहीं डालते हैं। ये पोस्टर सिर्फ पब्लिक के बीच में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए होते हैं। पार्टी के अपने आंतरिक सर्वे होते हैं, पार्टी के तमाम तरीकों से वो अपना इंटरनल सर्वे करवाती है। आजकल तो बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, उनसे फीडबैक लेती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़िले के जो पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्टें लेती है, तब कहीं जाकर के टिकट का वितरण होता है। लेकिन वहाँ पर जो है नरेश गौड़ की जैसे बात कर रहे थे और अनिल जी ने बताया कि इस इलाके में चूँकि ये ट्रांस जमुना का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो यहाँ मैक्सिमम माइग्रेंट पीपल जो बसे हुए हैं आकर के, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या मध्य या पूर्वी उत्तर प्रदेश के। तो उसकी वजह से उन्हीं में से ये एक नरेश गौड़ भी हैं जो बुलंदशहर के हैं और एडवोकेट थे ये, और मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी इन्होंने। तो ये इधर मेरठ से बुलंदशहर के हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में बड़ी तेजी से और जो है ये स्वीकार कर लिए जाते हैं। और उधर गोपाल राय के आने से थोड़ी सी चुनौती जरूर बढ़ी है कि वो चूंकि मऊ आजमगढ़ के हैं, अब मऊ अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, कभी आजमगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, तो वो वहाँ के हैं और लखनऊ से पढ़े हैं वहाँ के यूनिवर्सिटी से, और वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टूडेंट्स विंग है सीपीआई की, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन स्टूडेंट फेडरेशन, ये AISF चले गए थे। हाँ AISF, हाँ, तो कम्युनिस्टों की नहीं, माओइस्ट नहीं उसकी नहीं है। अच्छा। ये वो AISF उसकी है, ये CPI की है, स्टूडेंट विंग जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उससे ये 1992 में इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ और वहाँ से जुड़े थे। तो ये दो बड़े हैवी वेट उस इलाके में हैं जिनके बीच में वोटों को लेकर रस्साकसी रहेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर रहे थे, तो जो भी वहाँ ये नए नाम उभर करके आ रहे हैं, इसमें भीष्म शर्मा जैसे आपने कहा वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 3 बार के एमएलए हैं, लेकिन उनकी परंपरागत सीट जो है वो घोंडा रही थी। शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की उल्टी सीधी, जिसकी वजह से लोग पीछे उनको निकाल दिया गया और अब आकर के वो भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा के बड़े और शर्मा, देखिए देवेंद्र शर्मा भारद्वाज, अभी सुजीत जी ने भी कहा, और भीष्म शर्मा भी, संजय कौशिक भी एक तरीके से ब्राह्मण, ये ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल सीट है, तो जाहिर है कि इतने समय तक जो है नरेश गौड़ जीतते रहे, तो उसके पीछे भी यही एक लॉजिक था। तो अगर ये सब शर्मा और भारद्वाज और गौड़ और ये सब हैं, तो ये सब ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, तो इसलिए उसको तो उभारेंगे नहीं उभारेंगे तो वो जो सामुदायिक वोट है वो इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन भीष्म शर्मा चूंकि बाहर से आए हैं और पार्टी बदल करके आए हैं, तो इनकी बहुत स्वीकार्यता नहीं दिख रही। देवेश शर्मा को उनकी पत्नी की वजह से, इलाके की उसकी वजह से थोड़ा सा उनको वेटेज मिल रहा है, थोड़ा सा, सबसे ज्यादा वेटेज उन्हीं को है, और 60% ठीक ठाक लोकप्रियता का ग्राफ है उनके। ठीक है। बाकी संजय कौशिक बहुत नीचे हैं, हर्ष मल्होत्रा भी 24% पर सिमट रहे हैं। तो अनिल जी यहाँ भी रस्साकसी जारी है। अनिल जी, जिस तरीके का माहौल अभी पिछले दिनों बना और उसमें ये लगा ऐसा कि हाँ थोड़ा सा धार्मिक उस पर थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और ये बाबरपुर की सीट भी एक तरीके से 50% अगर हिंदू बाहुल्य है तो 50% मुस्लिम बाहुल्य भी है। लग रहा है कि जो इस तरीके का माहौल होता है वो ऐसे छोटे छोटे समीकरण को भी प्रभावित करता है। नहीं, वो तो माहौल तो देखिए करता ही है, और दूसरे अभी जैसे सुजीत जी ने आपको सारे आंकड़े सामने रखते हुए बतलाया कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उसको कितनी वोटें मिली और किस वजह से मिली। एक बार वो कितनी कम वोट से हारा,
क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट था, मुस्लिम समुदाय का था। तो ये इसके अंदर निश्चित तौर से ये चीज़ें भारतीय वो चुनाव जो हैं वो चाहे इस क्षेत्र में हो या कोई और हो, उन सब में इन बातों का प्रभाव होता है, जब तक कि कोई एक बहुत बड़ी आंधी ना बहे। वो जैसे पिछली बार आपकी आंधी थी, इस बार भी आप अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, तो उस सूरत में तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ हो, और हो सकता है मुस्लिम वोट में ओवैसी हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। ओवैसी ने अगर कोई कैंडिडेट आके खड़ा कर दिया और उसने मुस्लिम वोट काट ली तो शायद आपकी वोट कट जाए और हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हो गया, तो फिर उसके अंदर जो है फिर ये बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन वो चांसेस इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि आगे कैसे होगा। लेकिन ये हम निश्चित तौर पर मान के चलें कि अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि कोई आंधी या तूफान वो इस इलेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा आंधी एक मतलब फेवरेबल तो है आपके लिए पर आंधी की तरह नहीं है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें कास्ट कम्बिनेशन और एरिया के सब देंगे। और गौड़ साहब का जैसे अभी कहा यादव जी ने कि गौड़ क्योंकि वहाँ के बहुत पुराने रहे हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं, तो उनका असर, उनका हाथ किसके ऊपर रहेगा, किस ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं रेस 2020 की, बात हो रही है टिकट के दावेदारों की, संभावित उम्मीदवारों की। इन तमाम राजनीतिक दलों में टिकट की इस रेस में कौन आगे है, कौन पीछे। ब्रेक पर जाने से पहले बात हमने बीजेपी की थी, जिसमें हमें 4 नाम मिले थे और 4 नामों में जो देवेंद्र भारद्वाज हैं उनका नाम पहले, देवेश भारद्वाज उनका नाम पहले स्थान पर था, और हर्ष मल्होत्रा, भीष्म शर्मा, संजय कौशिक, उसके बाद ये सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट थी। और अब बात करेंगे कांग्रेस में क्या है स्थिति, आम आदमी पार्टी में आखिर टिकट की इस रेस में कौन आगे कौन पीछे। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। एक्सप्लोजर टीवी ओपिनियन पोल, संभावित उम्मीदवार। और अब बात होगी कांग्रेस की। बाबरपुर विधानसभा सीट पर 3 नाम, कैलाश जैन, अनिल वशिष्ठ, विनय शर्मा। कैलाश जैन को 62% लोग पसंद करते हैं एक उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के, और अनिल वशिष्ठ 20%, विनय शर्मा 18%। और जो रेस है टिकट की, इस रेस को कांग्रेस के टिकट पर कैलाश जैन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। सुजीत जी, 3 नाम मिले हैं और इन तीनों नामों में जो पहला नाम है कैलाश जैन 62% के साथ, क्या वजह है इसकी? मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई है उसके वो अध्यक्ष हैं, और अभी वो पार्टी के लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं और वहाँ पर निगम पार्षद भी हो रहे हैं। खास बात ये है कि उस इलाके में निगम पार्षद भी रहे हैं, तो उनका जो पकड़ है वो ये बता रही थी कि वो सबसे आगे हैं। लेकिन अनिल वशिष्ठ 2008 में चुनाव लड़े, निगम पार्षद भी रहे, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चुनावी राजनीति में जो उनकी पकड़ दिखनी चाहिए थी और वो नहीं दिख रहे। खास तौर से जब एकीकृत एमसीडी होती थी तो उस समय में वो निगम पार्षद भी जीते थे। तो ऐसे समय में जब वो निगम पार्षद जीते थे तब कांग्रेस का बोलबाला होता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, तो अनिल वशिष्ठ भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं। अब विनय शर्मा 2003 में एमएलए चुने गए थे, उसके बाद से उनकी क्षेत्र में लग रहा है कि जिस हिसाब से उनको अपनी मजबूत पकड़ बनानी चाहिए थी वो दिख नहीं पा रही है। तो पार्टी के पदाधिकारी या कहें कि पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते कैलाश जैन वहाँ पर सबसे मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2013 और 15 में लगातार जाकिर खान को जो है टिकट मिली, उसकी वजह से अनिल वशिष्ठ और विनय शर्मा की जो दावेदारी थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब जाकिर खान वहाँ पर कांग्रेस में सक्रिय नहीं है, दूसरी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है, तो इससे लगता है कि जो पार्टी के मुखिया वहाँ जिला इकाई के हैं उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और वर्कर भी उनके साथ खड़े
नजर आ रहे हैं। ठीक है ददबल जी, जो स्थिति कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर या दिल्ली की सियासत में नजर आती है, कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर नजर आती है, लेकिन जो बीता लोकसभा चुनाव था उसमें लग रहा था कांग्रेस ने थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया है, कांग्रेस की स्थिति थोड़ा सा बेहतर हुई है जो वोट प्रतिशत था। लेकिन ये विधानसभा चुनाव और उसमें ये तीन नाम किस तरीके से आप देखते हैं, कैलाश जैन, अनिल वशिष्ठ और विनय शर्मा, ये जो नई पौध है विधानसभा के स्तर की, लग रहा है कि उसमें कैलाश जैन फिट बैठते हैं निगम की राजनीति से अब विधानसभा का सफर? देखिए अनुज जी, कैलाश जैन के बारे में जैसा सुजीत जी बता रहे थे, कैलाश जैन कांग्रेस पार्टी में पीसी चाको के काफ़ी करीबी हैं और पीसी चाको दिल्ली के प्रभारी। तो आपको ध्यान हो कि जब इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय भी बड़ा विवाद उठा था इनको लेकर के, कैलाश जैन को, क्योंकि शीला दीक्षित जी की बिना मर्जी के इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके बाद फिर उसको लेकर के जब विवाद उठा तो ये हुआ कि ठीक है, इसकी जांच कराते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे बनाया गया। हालांकि बाद में फिर वो सब चीज़ें कंटिन्यू कर गई, जैसा आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों में होता है अंदरूनी झगड़ों में। तो कैलाश जैन को उसका लाभ मिल रहा है और चूंकि एक्टिव हैं पार्टी में, हाई कमान से ठीक है, दिल्ली के जो प्रभारी हैं उनसे इनका सीधा अपना संबंध है, इलाके में एक्टिव रहते हैं, फार्मर काउंसलर हैं, हालांकि तीनों लोगों में दो तो पुराने काउंसलर ही हैं। अनिल वशिष्ठ उस ज़माने में थे जब सिंगल एमसीडी हुआ करती थी, अब तो 3 एमसीडी है। और विनय शर्मा जो हैं ये पुराने अमले रह चुके हैं यहाँ पर 2003 में, और पढ़े लिखे यमले होने में से थे विनय शर्मा एक, जो MBA थे और IMT गाजियाबाद से, और खुद जो है इनका अपना बिजनेसमैन है ये, और इनके परिवार का एक स्कूल भी है जिसमें ये पदाधिकारी भी हैं। डूसू के छात्र राजनीति से ये आए थे, लेकिन टिकट के दौर में तो सबसे पीछे हैं, तीसरे नंबर पर चले गए। और एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी तो पता लगा कि ये अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन भी हैं, कोई फिल्म छोड़ते नहीं उसकी। विनय शर्मा का जब विधायक थे तो पता चला था हमें कि, तो खैर ये तो विनय शर्मा वैसे तो साफ सुथरी छवि के हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछले 3 चुनावों से बड़ी लुंज पुंज स्थिति है उसकी, जो उसकी वजह से लगता है कि बहुत लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसा अनिल वशिष्ठ भी हमें नहीं लगता कि बहुत एक्टिव हैं और वो चुनाव लड़ना चाह रहे हों, 20% पर आके ठहर जा रहे हैं। विनय शर्मा विधायक होने के बावजूद 18% पर ठहर जा रहे हैं, तो दोनों का आप 18 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, लगभग वही स्थिति है। और कैलाश जैन चूंकि ऊपर से भी है और यहाँ ये इलाके में एक्टिव भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक इनको 62% पसंद कर रही है वहाँ की। बाकी तो आगे देखिए पब्लिक क्या से होता कनेक्टिविटी है। लेकिन एक बात अनिल जी, जो अभी यादव जी ने कही कि पीसी चाको से इनकी घनिष्ठता है, टिकट वितरण जब होता है तो पब्लिक से कितनी कनेक्टिविटी ये एक अलग विषय है, लेकिन हाईकमान में या ऊपर में शीर्ष पर आपकी कितनी पकड़ है ये भी तो मायने रखता है। ये क्या वजन डालेगा आने वाले समय में कैलाश जैन, चूंकि यहाँ तो पहले नंबर पर, वहाँ से भी ये दोस्ती काम आएगी? मायने भी नहीं, मायने ही रखता है। अच्छा, भी ही का फर्क है। अच्छा। क्योंकि जिसमें आप जनता के बीच में कितना ही काम करते रहिए, ऊपर से टिकट नहीं जो मिला तो क्या पैराट्रूपर्स हैं, जो ऊपर से टिकट लेना है, वो चाहे आप पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो जो भाजपा का आज वो उनके अंदर अभी से इतना संघर्ष चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, अभी उनके मतलब जीतने के तो लाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बात करने की बात हो वहाँ पे शुरू हो गई। तो उसी तरह वो कांग्रेस अभी अपनी स्थिति से उभर नहीं पा रही है। अभी तक वो अपने को यही समझे हुए हैं कि हम ही हैं जो कुछ हैं। तो उसमें कैलाश जैन साहब को शायद ये महसूस हो रहा हो या उन लोगों को, लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो ऊपर से तय होगा वही होगा। वो उनको इस बारे में वो चाहे जितने सर्वे भी कराते हैं, अपने सब कुछ कराते हैं, कुछ सर्वे प्रायोजित भी होते हैं कि भाई किस कैंडिडेट के लिए आपने सर्वे अपना पेश कर दिया, लेकिन उन सर्वे वगैरह से अब हमारी जो लोकतंत्र है उसमें इन सब बातों की कोई जगह नहीं रही है। आप सहमत हैं सुजीत जी, जो बात अभी अनिल जी कह रहे हैं कि दरअसल भी नहीं ही बहुत ज़रूरी, दोस्ती ही ये टिकट मिलने का एक बहुत बड़ा कारण होती है। देखिए ददबल जी जिस तरीके से कह रहे थे पीसी चाको से उनकी नज़दीकी है, तो ख़ास तौर से प्रभारी हैं, वो पार्टी के प्रभारी हैं, तो उनका एक अहम रोल
टिकट वितरण या जब डिसाइड होगा कि किसको कहाँ से टिकट देना है, उसमें भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और उनकी अगर नज़दीकी है तो जाहिर तौर पर अगर प्रभारी से वो नज़दीकी इतनी बनाकर चल रहे हैं और उनकी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी मौजूदा अध्यक्ष के विरोध के बावजूद उस समय हुई तो है, उस वजन को समझा जा सकता है। उसको समझा जा सकता है कि वो कितने मजबूत हैं पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं में। और दूसरी बात है, अब नए अध्यक्ष आए सुभाष चोपड़ा, तो उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, सुभाष चोपड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसमें भी उनकी भागीदारी है। तो इस तरह से अगर उनकी पहुंच हाईकमान तक है तो, और जनता के बीच में जिस हिसाब से उनकी पकड़ अगर दिख रही है, तो पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है। और अनिल जी ठीक ही कह रहे थे कि वो जरूरी है कि आप जमीन पर अगर मजबूती से काम करते हैं, अगर ऊपर आपकी पकड़ कमजोर है तो कई बार टिकट से वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस मामले में तो अब देखना होगा कि कैलाश जैन अगर ऊपर भी पकड़ ठीक है, जमीन पर भी पकड़ ठीक है, तो उनके लिए ये सुखद है, दावेदारी भी मजबूत है। और अनिल वशिष्ठ और विनय शर्मा जिस तरीके से 2 बार इनको लगातार टिकट नहीं मिला है, तो हो सकता है इस बार भी मौका ना मिले। तो कांग्रेस की जो तस्वीर है उसमें कैलाश जैन सबसे पहले, सबसे आगे। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटल टीवी के संभावित उम्मीदवारों का ये ओपिनियन पोल है। और अब बात होगी आम आदमी पार्टी की। बाबरपुर विधानसभा सीट से सिर्फ एक नाम, गोपाल राय, मौजूदा सरकार में मंत्री, तकरीबन 90% लोग पसंद करते हैं। और बाकी जो 10.45% का जो मत है वो आम आदमी पार्टी का ही एक तरीके से कोई भी उम्मीदवार होगा तो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन गोपाल राय का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने गोपाल राय का नाम लिया है वो तकरीबन 90% के आसपास है। सुजीत जी, गोपाल राय और सिर्फ गोपाल राय बाबरपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कोई नाम नहीं? देखिए, गोपाल राय आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब से अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन में रहे। अन्ना आंदोलन रहा, फिर अरविंद केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाई तो उनके साथ वो रहे। तो उनकी जो खास तौर से आंदोलनकारी की जो उनकी छवि है, जो उनकी आपने उनके भाषण सुने होंगे, ओजस्वी भाषण जिस तरीके से वो देते हैं, और छात्र राजनीति से लंबे समय से सक्रिय रहे। वहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से उन पर फायरिंग भी हुई थी, गोली भी चली थी, और इतने जुझारू नेता वो रहे हैं। तो अब वो सक्रिय राजनीति में हैं और मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में। तो आम आदमी पार्टी में कुछ लोग सक्रिय जरूर हैं कि वो भी, उनको भी टिकट मिलना चाहिए, लेकिन गोपाल राय के आगे जो उनका कद है वो कहीं ठहरते नहीं हैं। यही वजह है कि बाबरपुर में अभी भी, अब चुनाव 2020 का नज़दीक है, तो सबसे मजबूत दावेदारी गोपाल राय की ही है। और मंत्री होने के नाते, वहाँ के एमएलए होने के नाते उन्होंने क्षेत्र में लोगों के काम भी कराए होंगे, जो समस्याएं होंगी वो भी दूर की होंगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट देना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, उसमें गोपाल राय ही एक नाम उभर कर सबसे आगे आ रहे हैं, और वही पहली पसंद और आखिरी पसंद दोनों। जदिवल जी, आप क्या कहते हैं? गोपाल राय इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। देखो, गोपाल राय जी का जो अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वहाँ से लेकर और छात्र राजनीति से होते हुए आम आदमी पार्टी के आंदोलन से पहले और मंत्री बनने तक वो डाउन टू अर्थ हैं। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से, ये किसान के परिवार से आते हैं और मऊ के, और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से जब पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसी दौरान, उससे पहले 98 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1992 में वो छात्र राजनीति में आ गए थे। जैसा सुजीत जी अभी बता रहे थे कि प्रदर्शन के दौरान उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद गर्दन में फंस गई थी और उनका कुछ पोर्शन लकवा मार गया था। इसके बावजूद जिस समय वो अन्ना के आंदोलन में एक्टिव थे और केजरीवाल के साथ उस आंदोलन में एक्टिव थे, उस समय वो उसी स्थिति में थे और मंत्री बने। उसके बाद जाकर के ये सेकंड टर्म में उनकी सर्जरी हुई है। तो गोपाल राय जुझारू नेताओं में से हैं और मेहनती नेताओं में से हैं।
जो लगातार काम करने में भरोसा करते हैं कि और दोबारा जब जीते हैं, दोनों बार दोबारा जब वो जीते हैं 2013 में तो हार गए थे वो, लेकिन 2015 में जब जीते तो उनको पहले ट्रांसपोर्ट और लेबर मिनिस्ट्री मिली, और अभी शायद उनके पास रोजगार और डेवलपमेंट के और श्रम और सामान्य प्रशासन और इरिगेशन, ये 4-5 मंत्रालय महत्वपूर्ण है उनके पास। तो वो पार्टी में अहम भूमिका में है, इसलिए। और इलाके में बाबरपुर ड्रेन वहाँ पर जो है वो ओपन होने की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां फैलती थी और बहुत सारा उसका जो सौंदर्यीकरण करवाया है। हाँ, तो वो काम उन्होंने करवा करके वहाँ एक बड़ा काम करवाया इलाके में। CCTV लगाने का काम उन्होंने इलाके में शुरू करवाया। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो यूपी से के नज़दीक होने के नाते, वो जो बॉर्डर का इलाका जो क्राइम और दूसरी चीज़ें हैं, तो CCTV लग जाने से, तो ये सब चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण काम उनका किया हुआ जो सार्वजनिक रूप से दिख रहा है। और वैसे भी मिलनसार हैं, पब्लिक के बीच में उनकी कनेक्टिविटी है, तो वही चीज़ें ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो 89-90% जो आपके सर्वे में है, और दूसरा वहाँ कोई है नहीं। तो ये उनके कामकाज और उनके व्यवहार कुशलता का है। ठीक है अनिल जी, चूंकि बाबरपुर में तो एक विधायक का मूल्यांकन होगा, इस बात का मूल्यांकन नहीं होगा कि दिल्ली की सियासत में किस तरीके का उनका नाम है या उनका छात्र जीवन कैसा रहा और उनका संघर्ष कैसा रहा। एक विधायक के तौर पर उनका मूल्यांकन होगा, लेकिन उससे पहले बात टिकट की है। एक टिकट तो गोपाल राय के अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं, तो ऐसे में आप दिल्ली की राजनीति में गोपाल राय का मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हैं? गोपाल राय का जैसे आपने कहा कि उनका टिकट तो हो गई, और मूल्यांकन उनका जो होगा, मूल्यांकन तो आप पार्टी का है। ये आप पार्टी के ही एक चेहरे हैं, और उसमें अगर उन्होंने 5 साल में कुछ काम करके वहाँ अपने स्थिति ऐसी बनाई है कि लोग उनको भी पसंद करने लगे हैं। लेकिन जहाँ तक टिकट के लिए आप जो संभावित उम्मीदवारों का जो आपने सर्वे किया है, उसमें तो 10% भी वो हैं, वो जो कमिटेड लोग हैं, जो कह रहे हैं आप जिसको दोगी हम उसको देंगे। अदरवाइज तो वो सारे के सारे गोपाल राय का ही नाम को जानते हैं, इसलिए गोपाल राय के नाम। लेकिन कई जगह हमने देखा है जहाँ पर ये होता है कि नहीं, यहाँ का भी चेहरा अरविंद केजरीवाल है, लेकिन बाबरपुर विधानसभा की बात की जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जरूरत नहीं, यहाँ का चेहरा गोपाल राय ही है। गोपाल राय ने अपने आप को इतना विस्तार दिया है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वो चेहरा आपके कैंडिडेट के साथ साथ जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही है चेहरा। अच्छा। और इस बात पे कि कास्ट और वो कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन क्या हो, या इंडिविजुअल कैंडिडेट की कितनी वहाँ अपनी पकड़ बनी है, ठीक है, उनका बहुत कम असर होगा। आप पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां क्या रहेंगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, स्वाभाविक है, काम भी बताने होंगे, और जो समीकरण है पिछली बार तो लहर थी और उस लहर में सब निकल गए। इस बार चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं गोपाल राय के सामने? देखिए, गोपाल राय के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो, अगर बीजेपी अगर ब्राह्मण कैंडिडेट देती है, कांग्रेस पार्टी या अन्य जो दल हैं, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कुछ निर्दलीय, अगर वहाँ मुस्लिम चेहरे के तौर पर कई उम्मीदवार आते हैं, जैसे कि अनिल जी ने पहले भी कहा था, अगर ओवैसी वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं, उस स्थिति में मुस्लिम वोटों का वहाँ पर बंटवारा होगा, उसका नुकसान गोपाल राय को होगा। और चुनौतियाँ खास तौर से जैसे कि अगर वो एमएलए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और कई सारे सुधार भी किए हैं, लेकिन जो जातिगत समीकरण हैं वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिस चुनौती का सामना उनको 2013 के चुनाव में भी करना पड़ा था। उस चुनौती का सामना इस बार भी उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एनआरसी और सीए का जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है, उसके तहत उनको जातिगत समीकरणों का सामना करना पड़ेगा। और बाकी अब देखना होगा कि अन्य मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे रहते ही हैं। अगर उन्होंने लोगों के काम कराए हैं तो लोग उनके साथ खड़े होंगे, नहीं काम करा, अगर उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं तो उनका उसका भी नुकसान उनको होगा। बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट कार्ड है आम आदमी पार्टी का, जिसमें गोपाल राय तकरीबन 90% के साथ पहली पसंद,
कांग्रेस से कैलाश जैन 62% के साथ पहली पसंद और देवेश भारद्वाज बीजेपी से 60.41% के साथ पहली पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल महेश्वरी जी, दद्दल यादव जी और सुजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हुई बाबरपुर विधानसभा सीट की। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट का सूरत हाल लेकर और समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको कि वहां पर किस पार्टी से कौन सा संभावित उम्मीदवार टिकट की रेस में कितना आगे कितना पीछे। तब तक के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज़।